तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए है। और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड यहाँ, ठीक है, ताकि वो भी पढ़कर अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। और पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अगर आसमान हमारा साफ है तो उसका रंग नीला क्यों होता है, ऐसा हमको पूछ रहा है। ऐसा क्यों होता है, हमारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो चलिए देखिए, बताता हूँ मैं आप लोगों को क्यों नीला होता है। तो नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला तथा बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग नीला होता है, हमें नीले रंग का दिखाई देता है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश आती है किसी प्रिज्म से तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जैसा सबको मालूम है कि प्रकाश का प्रकीर्णन नीले और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नीले और बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो जिस समय आसमान साफ होता है तो उसमें मात्र 2 ही रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो पाता है, नीला और बैगनी रंग का। तो नीले और बैगनी रंग का प्रकीर्णन होने के कारण ही इन दोनों का मिश्रण, जैसे नीले और बैगनी रंग का मिश्रण आपका नीला होता है, इसलिए हमें आसमान का कलर नीला दिखाई देता है। यही कारण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जब भी आ जाएगा एग्जाम में आप आसानी से इन प्रश्नों को लिख पाएंगे। आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर दूसरा यह है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाना भी इसको। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि आपतन कोण की ज्या जिसे साइन आई कहते हैं और वह अपवर्तन कोण की ज्या जिसे साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या जो साइन आई होती है और अपवर्तन कोण की जो साइन आर होती है, उनका जो अनुपात होगा ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है, एक नियतांक होता है। और जिसे क्या कहते हैं, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपन साइन आर बराबर क्या होता है, दोनों माध्यमों के लिए नियतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल के नियम भी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस मात्र इतना ही लिखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। और इतना ही आपको लिखकर बोर्ड एग्जाम में आ जाना है। और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसे किसी कीमत पे आपको याद करना है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर चौथा, अरे प्रश्न नंबर तीसरा, सॉरी वो तो दूसरा था। प्रश्न नंबर तीसरा यह है कि चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाती हैं। कह रहा है कि कोई भी दो लेंस को कैसे मैं सजाऊं कि एक प्रकाश की किरण आए अपवर्तन के बाद फिर दूसरे प्रकाश में जाए तो फिर पुनः समांतर हो जाता है। देखिए इस प्रकार उत्तर में आपको यही डायग्राम बनाना है। ये आपका उत्तर लेंस है, ये भी आपका लेंस है। ठीक है, कोई भी दो लेंस है, अभिसारी लेंस है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को कहते हैं। तो दोनों उत्तर लेंस को हमें सटीक एक दूसरे के सामने रखना है। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य के समानांतर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी और किरण तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो सीधे इस पहले की अपेक्षा समानांतर जाने लगेगी। ठीक है, इसी तरह जो भी किरणें पहले लेंस से आएंगी और वो मुख्य फोकस से होकर फिर इस पर रिफ्लेक्शन होकर सीधे कहाँ चले जाएंगे, समानांतर होकर चले जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि किस प्रकार लेंसों को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो सीधे एक दूसरे के सामने व्यवस्थित करेंगे। यही फिगर आपको बना देना है, एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है, आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर तीसरे में। चलिए प्रश्न नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। कह रहा है कि एक प्रिज्म से कोई भी श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो 7 रंगों में व्यक्त कर देती है, उसको आपको चित्र द्वारा दर्शाना है। यही हुबहू चित्र बनाना है। देखिए ये श्वेत प्रकाश किरण है, ये श्वेत प्रकाश, ये आपका बड़ा सा जो है ये प्रिज्म है। और ये श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो यहाँ से आपका अपवर्तन होगा।
ठीक है। तो यहाँ से आपका आपतन कोण बन जाएगा, जिसे आपतन कोण आई बोलते हैं, और यहाँ से अब जाएगा यहाँ पे पूरा आंतरिक परिवर्तन होते हुए अब 7 रंग में व्यक्त करेगा। तो ये पहला रंग देखिए लाल, फिर उससे ज़्यादा अपवर्तन किसका होगा, नारंगी का, फिर प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा, पीला का, फिर उससे ज़्यादा हरा का, फिर उससे ज़्यादा नीला का, फिर उसके ज़्यादा आसमानी का, फिर उसके ज़्यादा बैगनी का। इसीलिए कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का, और सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है। और ये जो आपका जा रहा है रेखा, ये इनके बीच जो आपको कोण बनता है इसे विचलन कोण कहते हैं। हूबहू यही चित्र आपको बना के चल जाना है। और ये जो है क्रांति कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रांति कोण। तो आपका यही इतना ही फिगर आपको बनाकर चले आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको प्रश्न नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा कि हमको पूछा था कि किरण आरेख द्वारा बताना है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। और प्रश्न नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखने वाले हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं श्वसन और दहन में क्या अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे दे। श्वसन तथा दहन में अंतर, तो एक और हेडिंग डालना है आपको श्वसन, और एक साइड हेडिंग आपको डालना है दहन। श्वसन में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह जैविक नियंत्रक में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन क्या है, यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्या है, क्रिया है। और दहन में क्या है कि यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ये आपका जैविक नियंत्रण में होने वाली रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है, और ये आपका अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। दोनों में एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है श्वसन में, पहला देखिए, यह क्रिया सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। श्वसन जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पे ही होता है, तथा इनमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन दहन में यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। दो अंतर आपको समझा गया। तीसरा एक अंतर और बता देता हूं आप लोगों को। तीसरा अंतर यह है कि यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। जो श्वसन होता है ना, तो यह क्रिया किसमें, एंजाइम्स की सहायता से होती है। लेकिन दहन क्या होता है, इनमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। ये 3 कारण हमने आप लोगों को अलग अलग करके डेराइव करके आपको बता दिया कि श्वसन तथा दहन में क्या अंतर है। और इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर याद करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। और हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको विखंडन और खंडन दोनों विधि बताना है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न ये आपका है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हेडिंग डालिए विखंडन। आइए जानते हैं कि विखंडन क्या होता है। ठीक है। तो विखंडन हेडिंग डालने के बाद लिखिए इसमें कि इस विधि में कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। विखंडन में क्या होता है कि इस विधि में जो कोशिका होगा ना, वो 2 भागों में विभाजित होकर एक नई संतति कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जैसे में जीवाणु हुआ, युगलीना हुआ, ये 2 भागों में विभक्त होकर फिर एक नई संतति का निर्माण कर सकती हैं। उसको क्या कहते हैं, विखंडन। क्लियर हो गया। दूसरा आपको हेडिंग डालना है खंडन। हेडिंग क्या डालना है, खंडन। आइए जान लेते हैं कि खंडन क्या कहलाता है। तो खंडन उसे कहते हैं कि इसमें सुकाय के कायिक सूत्र या तंतु टूट जाते हैं तथा इन टूटे सूत्रों का प्रत्येक भाग में वृद्धि करके नए पादप का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेता है। कह रहा है कि इस खंडन में इसमें सुकाय के जो कायिक सूत्र तथा तंतु जो होते हैं ना, इसमें टूट जाते हैं। और वो तंतु जो टूट जाता है, वो टूटे हुए सूत्रों को प्रत्येक भाग में वृद्धि करके नए पादपों का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। उसको हम खंडन कहते हैं। जैसे में शैवाल हुआ, कवक हुआ आदि। ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आपको प्रश्न नंबर 6 कि जीवों के जनन की विखंडन की विधि को हमने उदाहरण सहित आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया। प्रश्न नंबर 6 यह है। आई होप आपको प्रश्न नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। कह रहा है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण देना है। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र को हम कैसे विवरण देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उत्तर लिखेंगे कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र
लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कह रहा है कि लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोसोम भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र जो होता है ना, नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। लिंग गुणसूत्र नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। और यह प्राय यक्ष और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। यह प्राय क्या कहलाते हैं, यक्ष और वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। और मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो यक्ष और वाई के गुणसूत्रों के द्वारा नहीं होता है। जैसे पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्ष इंटू वायु होते हैं। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्ष वायु होते हैं। तो बस इतना आपको लिख देना है कि पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण पूछा था हमसे ना, कितना बढ़िया से हमने बताया आप लोगों को कि लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इन्हें क्या है, हेटेरोसोम भी कहते हैं। और लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में भाई अलग अलग पाए जाते हैं, हमने अभी बताया एक्सप्लेन करके। और यह प्राय यक्ष और वाई गुणसूत्रों से मिलकर ही बनता है। जैसा आपने देखा कि मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, यक्ष वाई कहते हैं। ठीक है, यक्ष वाई होते हैं हमारे मनुष्य में। जो पुरुषों में जो लिंग निर्धारण होता है वो किनके गुणसूत्र द्वारा होता है, यक्ष वाई के द्वारा। क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 7 था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है कि कापर ग्लास अयस्क को किस प्रकार तांबा विकलित किया जाता है। कह रहा है कि कापर जो ग्लास होता है उसको अयस्क से किस प्रकार तांबा में विकलित कर सकते हैं, मतलब उसको तांबा में कैसे बदल सकते हैं। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जाता है कि कापर की एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखे। तो चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कापर ग्लास, जिसे Cu2S कहते हैं। तो कापर ग्लास जब इसे वायु में गर्म करते हैं, कापर ग्लास को जब हम वायु में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। तो यह आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। और कापर ग्लास जिसे हम वायु में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके क्या बना देते हैं, कापर धातु बना देते हैं। ठीक है, उसको कापर धातु देते हैं, कापर धातु में निर्माण कर देते हैं। और देखिए इसका हमें सूत्र पूछा था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2Cu2S 3CO2 के साथ अभिक्रिया करके और 2C2O और 2SO2 बना दिया। ठीक है, यह आपको एग्जाम्पल उदाहरण में आप लोगों को लिख देना है। और कापर का एक नाम पूछा था ना, तो कापर का अयस्क एक होता है क्यूप्राइट। ठीक है, कापर अयस्क क्या होता है, क्यूप्राइट। और सूत्र उसका क्या होता है, Cu2O होता है। ठीक है, तो हमने उदाहरण में एक बता दिया, उसका नाम भी, उसका सूत्र भी हमने सामने लिख दिया, रिएक्शन भी हमने एक करके आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा प्रश्न नंबर 8 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर 9 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है तथा मुख्य कारण लिखिए। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ होता है, इसका मुख्य कारण लिखना है। तो चलिए, बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसका मुख्य कारण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि रुधिर का रंग लाल रुधिराणुओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। कह रहा है कि जो हमारे मनुष्य में जो शरीर में जो रक्त होता है वो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जुड़ने की क्षमता होती है। कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कणों को वायु कोषों से प्राप्त कर क्या बना देते हैं, ऑक्सीमोग्लोबिन में क्या कर देते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक क्या कर देते हैं, उसको परिवहन करते हैं। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण यही था। तो हमसे क्या पूछा था कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य भी हमने एक्सप्लेन करके बताया कि जो रुधिर का, जो हमारे मानव शरीर का रुधिर जो का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन एक लौह संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता उसमें रखता है। और हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, हमारे ऑक्सीजन के कणों को वायु कोषों से प्राप्त कर ऑक्सीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। और ऑक्सीजन का शरीर के सभी अंगों तक क्या करता है, उसको पहुँचाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाता है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ये पूछा है कि उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि हमें उदाहरण देकर बताइए कि खनिज किसे कहते हैं और अयस्क किसे कहते हैं, दोनों को अलग अलग बताना है। तो इधर हेडिंग डालिए खनिज और इधर डालिए अयस्क, और जानेंगे कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए। तो खनिज में पहला पॉइंट हम लोगों को लिखना है कि प्रकृति में भूपर्टी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज होता है, कह रहा है कि प्रकृति में भूपर्टी हमारे जमीन के नीचे जो धातुएं जिन यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं ना, पाई जाती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं कि जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, उसे हम अयस्क कहते हैं। कहता है कि उन धातुओं को शोध से, मतलब जो खनिज मिलेंगे, उन खनिज में उपस्थित जितनी मात्रा होगी उसमें कम खर्च में जो भी हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। देखिए दोनों का अंतर हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर दूसरा है कि सभी अयस्क खनिज हैं, जितने भी अयस्क है ना, सभी अयस्क को मैं खनिज कह दूंगा, क्योंकि खनिज से ही तो अयस्क बनते हैं। तो सभी अयस्क क्या कहलाएंगे, खनिज होते हैं। तो दूसरा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। हम सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। ठीक है, तो आप अंतर जानते हैं। उदाहरण भी पूछा था ना, तो उदाहरण में लिख लीजिए खनिज में जैसे कापर पाइराइट, ये खनिज है। ठीक है, क्या है, खनिज है, CuFeS2 इसका सूत्र है। और अयस्क क्या है, हार्न सिल्वर, जो इनसे बनाया जाता है, हार्न सिल्वर AgCl। ठीक है, तो उदाहरण भी हमने देके आप लोगों को बता दिया अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारे प्रश्न 10 प्रश्न हमने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया, सभी को याद कर लेना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।